हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स तक 9। तो आज स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं मैक्सवेल बैच। और मैक्सवेल बैच में हमारा केवल पीवाईक्यू होगा, वो भी नीट का सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। और हम पहला यूनिट स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ पीवाईक्यू देखते हैं कितने सारे, इसमें लगभग 15-20 तक होंगे इंपॉर्टेंट, और भी सारे होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारा पहला क्वेश्चन गिवन है, सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। इसमें कह रहा है, सपोज कीजिए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों का जो चार्ज की क्वांटिटी है वह डिफरेंट है। जनरली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो सेम होता है। जैसे प्रोटॉन का चार्ज होता है, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये प्रोटॉन का चार्ज होता है। और सेम इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज ही होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों का चार्ज सेम होता है। लेकिन ये क्वेश्चन एज्यूम कर रहा है, सपोज कर रहा है कि सपोज दैट चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, दोनों के चार्ज भी थोड़ा डिफरेंट है, वो एज्यूम किया है। वन ऑफ देम इज माइनस ई, वन ऑफ देम इज इलेक्ट्रॉन माइनस ई, एंड द अदर इज ई प्लस डेल्टा ई। और जो अदर चार्ज इसने कंसीडर किया है वो डेल्टा ई ही एक्स्ट्रा कर लिया है, ये स्लाइटली डिफर हो गया है। इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी डिस्टेंस पर दो हाइड्रोजन एटम यहां पर रखे गए हैं, एंड कह रहा है डी मच ग्रेटर देन द एटॉमिक साइज, मतलब जो उनके बीच का सेपरेशन है डी यहां पर कंसीडर किया गया है वो उनके बीच उनके एटॉमिक साइज से मच ग्रेटर, मतलब ज्यादा बड़ा है। अपार्ट इज जीरो, इसका मतलब ये कह रहा है यहां पर दो हाइड्रोजन एटम है, दो एच एटम है, एच एटम और एच एटम है। इनके बीच का जो डिस्टेंस कर रहा है वो स्मॉल डी कर रहा है, स्मॉल डी इनका सेपरेशन है। अब ये कह रहा है कि ठीक है, देन डेल्टा इज द ऑर्डर ऑफ, तब कह रहा है डेल्टा ई की वैल्यू क्या है, इनका ऑर्डर ऑफ मींस पावर क्या होगी, वही पूछ रहा है इसमें। तो यहाँ पर स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं हाइड्रोजन एटम में कितना होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन एटम में अगर हम इनको पूरा बनाए डायग्राम, हम रफली इनको समझा दे रहे बना के आपको। देखिए सपोज दैट ये हमारा एच एटम है, एच एटम, तो एच एटम के न्यूक्लियस में होगा एक प्रोटॉन, मान लीजिए ई प्लस डेल्टा ई, यही है प्रोटॉन, ये प्रोटॉन का चार्ज है। और इसमें साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन होगा, और एच एटम और दूसरा एच एटम जो यहाँ पर सेपरेट किया गया है वो स्मॉल डी पर है, और इसमें भी जो प्रोटॉन होंगे एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन को मान लेंगे इनका चार्ज ई प्लस डेल्टा ई, और इलेक्ट्रॉन मान लेंगे ई माइनस। तो यहाँ पर हमारे दो हाइड्रोजन एटम है, दे आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस डी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि प्रोटॉन का चार्ज P इज इक्वल टू ई प्लस डेल्टा ई, ये प्रोटॉन का चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान लिया गया है माइनस ई है ये। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है थोड़ा डिफरेंट हो गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द हाइड्रोजन एटम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी, ए पार्ट इज जीरो। ग्रेविटेशनल फोर्स और क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कह रहा है इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो है। तो स्टूडेंट देखिए, इनके बीच में दो फोर्स लगेगा, एक ग्रेविटेशनल और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ड्यू टू चार्ज की वजह से, और ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ड्यू टू मास की वजह से। तो यहां पर कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिजल्टेंट जीरो है। दैट मींस हम लिख सकते हैं Fe दैट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स, माइनस Fg ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है स्टूडेंट, या फिर कर लो Fe इज इक्वल टू Fg कर लो डायरेक्ट, Fe इज इक्वल टू Fg, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों का फॉर्मूला रख दो। Fe की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू Fg ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होगी G m1 m2 बाई डी स्क्वायर, ये होगा स्टूडेंट। अब यहां पर देखिए जो कैंसिल होगा डी स्क्वायर कैंसिल होगा,
बाकी सारी वैल्यू यहाँ पर सेम है, रखी गई है, सेम रखेंगे। तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब सवाल है Q1 क्या है और Q2 क्या है। तो इस एटम का अगर हम Q1 निकाले, इसके लिए मान लेते हैं Q1 चार्ज है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, बचेगा डेल्टा ई, बचेगा डेल्टा ई। इस वाले का अगर हम नेट चार्ज Q2 माने, Q2 कंसीडर करें, तो यह ई कैंसिल होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये डेल्टा ई बच जा रहा है। तो Q1 इज इक्वल टू डेल्टा ई चार्ज है और Q2 इज इक्वल टू डेल्टा ई चार्ज है। तो अब हम यहाँ Q1 और Q2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो रिजल्ट आएगा डेल्टा ई इंटू डेल्टा ई इंटू डेल्टा ई इज इक्वल टू जी m1 मीन्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इंटू m2 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। डी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमें स्टूडेंट सवाल में जो बोल रहा है, ये कह रहा है हाँ देन डेल्टा ई, देन फाइंड डेल्टा ई। इसी डेल्टा ई को हमें यहाँ पर फाइंड करना होता है, इसका ऑर्डर क्या है, इसकी पावर कितनी है। तो यहाँ डेल्टा ई हमको मिल गया, तो लिख सकते हैं इनको डेल्टा ई का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1/4 पाई उधर ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा 1 बाई नहीं मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जी इंटू एम एच का स्क्वायर। एम एच यहाँ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ये क्वेश्चन में गिवन है। सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ आएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू, लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल जी इंटू एम एच टू द स्क्वायर और होल पावर 1/2 यहाँ लगा देंगे, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ से डेल्टा ई को जब हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, देखिए ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है। तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये इनकी वैल्यू हो गई। इंटू कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 10 टू द पावर -11 इंटू एम एच मास ऑफ एच एटम, इनकी वैल्यू पुट कर दो। तो एच एटम का मास यहाँ गिवन है 1.67 करके लिख देंगे इनको 1.67 10 टू द पावर -27 और इनका ये स्क्वायर था और पूरे का पावर 1/2 था। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, पूरा कैलकुलेट करने पर जो इनका ऑर्डर बचेगा पावर वो बचेगा अप्रॉक्स, हम लिख दे रहे हैं इनको, ये बचेगा इज इक्वल टू 10 टू द पावर -37 कूलाम। अब डेल्टा ई यहाँ पर चार्ज है तो चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलाम होगी। ये इनका एग्जैक्ट आंसर हो गया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन 2016 में नेट एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड अच्छे लेवल का है। देखिए क्वेश्चन है, 2 आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय 2 massless string of length L are initially at a distance d where d is less than very less than small l apart because of their mutual repulsion। ठीक है स्टूडेंट्स, the charges begin to leak from both the sphere, दोनों स्फीयर से चार्ज लीक होना शुरू हो जाता है। स्फीयर अप्रोच ईच अदर, जिससे स्फीयर जो एक दूसरे की तरफ में आने लगते हैं विद वेलोसिटी v, देन v वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x बिटवीन द स्फीयर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें ये कह रहा है 2 आइडेंटिकल स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है और दोनों एक ही पॉइंट से सस्पेंडेड है, दोनों एक ही पॉइंट से कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड है और दोनों मासलेस स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है जिनकी लेंथ l है और इनिशियली एट अ डिस्टेंस d, दोनों सेपरेटेड हैं एट अ डिस्टेंस। अगर इनका फिगर ग्राफ डायग्राम बनाए तो ग्राफ डायग्राम इनका कुछ इस तरह से बनेगा। सपोज दैट ये एक रिजिड सरफेस है, यहां से इनको सस्पेंड किया गया है। अब सस्पेंशन का जो है, मान लीजिए ये हमारा पहला चार्ज है, मासलेस स्ट्रिंग है, ये दूसरा चार्ज है, ये मान लेते हैं चार्ज Q1 है और ये चार्ज मान लेते हैं Q2 है। 2 चार्ज हैं,
Q1 एंड Q2। दोनों स्फीयर जो है आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल होने की वजह से दोनों पर चार्ज का अमाउंट भी सेम है और दोनों पर मास भी सेम है। अब ये कह रहा है अगर दोनों पर सेम चार्ज है, मान लीजिए पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्ज है, तो इसका रिपल्सन की वजह से दे विल बी सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस d। ये एक डिस्टेंस d पर सेपरेट रहेंगे, इस तरह से यहां से यहां तक का। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है मतलब सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है, आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है, तो रिपल्सन की वजह से सेपरेटेड रहेंगे। और ये कह रहा है इनका जो मासलेस स्ट्रिंग है, इनकी लेंथ l है, ये लेंथ इनकी है, ये हो गया। ठीक है, इतना तो ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है हाँ, द चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ स्फीयर। दोनों स्फीयर से चार्ज अब लीक होना शुरू कर देते हैं, डिस्चार्ज होना शुरू कर देते हैं, जिससे दोनों पर चार्ज की जब क्वांटिटी डिक्रीज होगी, घटेगी, तो इनके बीच का जो म्यूचुअल रिपल्सन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स है, वो भी डिक्रीज होगा। और रिपल्सन जब घटेगा तो दोनों बोथ स्फीयर आर अप्रोच टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करेंगे और आएंगे विद अ वेलोसिटी v। अब सवाल कह रहा है वही वेलोसिटी v, हाँ वेलोसिटी v वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x बिटवीन द स्फीयर। अब जो यहां पर ये कह रहा है कि वेलोसिटी v स्फीयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो उस पर किस तरह से इनका डिपेंड करेगी। तो हमने ग्राफ डायग्राम इनका बना दिया। अब देखते हैं इनको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, तो दोनों आइडेंटिकल मास है, आइडेंटिकल स्फीयर है, तो दोनों का अगर हम वेट निकाल दें, हाँ सॉरी, दोनों पर लगेगा रिपल्सन फोर्स। रिपल्सन फोर्स मान लेंगे इस पर, इस तरफ लगेगा F1 और इस पे इस तरफ लगेगा F2, F दोनों पर सेम होगा। अब यहाँ पर जो स्ट्रिंग है इनका मासलेस स्ट्रिंग, इसमें एक टेंशन फोर्स लगेगा ड्यू टू इनके टेंशन फोर्स T यहाँ पर अप्लाइड होगा ये, और यहाँ भी एक टेंशन फोर्स T लगेगा। ठीक है, अब इस टेंशन फोर्स को हम रिजॉल्व कर लेंगे। टेंशन मान लेंगे ये एंगल थीटा बना रहा और ये भी एंगल सेम एंगल थीटा बनाएगा। टेंशन फोर्स को जब रिजॉल्व करेंगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इनका दो कंपोनेंट बनेगा, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा बनेगा। तो इसकी वैल्यू, इनका जो ये रेजोल्यूशन होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा T cos ऑफ थीटा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा स्टूडेंट्स T sin थीटा, ये होगा T sin थीटा। सिमिलरली जो सेकंड स्फीयर है, आइडेंटिकल स्फीयर है, इस पर भी सेम वही फिनोमिना होगी, ये होगा T cos ऑफ थीटा, ये एंगल बनाएगा यहाँ से थीटा, और इनका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये होगा T sin ऑफ थीटा। इनका जो अपना क्या नाम है मास वास होगा, मास mg, और इनका भी मास mg। तो इस तरह से जो T cos थीटा कंपोनेंट है ये इनके वेट mg को बैलेंस करेगा, यहाँ T cos थीटा इनके वेट mg को बैलेंस करेगा, और जो इन पर जो रिपल्सन फोर्स F लग रहा है, ये वेक्टर F, इस वेक्टर F को जो T sin थीटा कंपोनेंट है टेंशन फोर्स का, वो इनको बैलेंस करेगा। अब जब चार्ज इन पर लीक होना शुरू कर देता है, डिस्चार्ज होना शुरू कर देता है, तो क्या होता है, इसके बीच का रिपल्सन फोर्स जो होता है वो डिक्रीज होने लगता है, जिससे ये स्फीयर, दोनों स्फीयर एक दूसरे की तरफ v वेलोसिटी से आने लगते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ v वेलोसिटी से ये अप्रोच करेंगे v वेलोसिटी से। अब सवाल यही कह रहा है कि हाँ, देन v वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x बिटवीन द स्फीयर। तो स्टूडेंट्स अब यहां पर देखते हैं, हाँ हमें वेलोसिटी की फाइंड करना है, अप्रोच वेलोसिटी टूवर्ड्स टू ईच अदर ऑफ द बोथ स्फीयर v, इनके बीच का सेपरेशन x पर किस तरह से डिपेंड करता है। तो हाँ, अब यहाँ पर नया जो वर्ड हमारा x डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस दोनों स्फीयर के बीच की डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की x होगी, ये होगी डिस्टेंस। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि v कैसे डिपेंड करेगा। तो देखिए इनको सॉल्व करते हैं, और हाँ यहाँ पर आइडेंटिकल स्फीयर है तो चार्ज दोनों पर सेम रहेगा, प्लस Q1 हमने मान लिया है। तो इसमें यहाँ पर देखो T cos थीटा बैलेंस करेगा mg को, तो लिखेंगे ऐसा है T cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन फर्स्ट इनको मान लेंगे। और अगला यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स, ये वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो बैलेंस करेगा T sin थीटा को, दैट इज T sin थीटा इज इक्वल टू Fe, दैट मींस इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हम लिखेंगे ऐसा है T sin थीटा इज इक्वल टू Fe, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होगी K Q1 Q2 बाई x स्क्वायर। अब यहाँ Q2 जो है ये भी Q1 है, सेम है, तो यहाँ हम इनको भी मान लेते हैं Q1, क्योंकि आइडेंटिकल
चार्ज स्फीयर यहाँ पर कंसीडर किया गया है। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड होगा। अब दोनों को हम कर लेंगे डिवाइड। हाँ, हमें यहाँ फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स? वेलोसिटी। क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी v। अगर v फाइंड करना है तो हमें ये फिगर पूरा बनाया गया है, इसमें किस तरह से हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करें कि हमें v मिल जाए। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया था स्टूडेंट ना, डिस्टेंस हम जानते हैं v इज इक्वल टू होता है dx बाई dt, यही होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt होता है। अब सवाल में जो dx जो x दिया है ना, इसी का हमें डेरिवेटिव कर लेना होता है। तो यहाँ पर देखिए, दो इक्वेशन बनाए, फर्स्ट और सेकंड ना। सेकंड वाले इक्वेशन में x आ गया है। अब इन्हीं दोनों को अपना सॉल्व करके x की वैल्यू कोई फाइंड करेंगे, फिर उसी का क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हमें डिफरेंशिएट करने पर dx बाई dt मिल जाएगा, और जो होगा क्या? वेलोसिटी होगा, जो होगा यहाँ पर वेलोसिटी। और यहाँ पर एक चीज और दिया है क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो चार्ज का लीकेज होता है, हाँ, द चार्ज बिगिन टू लीक फ्रॉम द बोथ स्फीयर, दोनों स्फीयर से चार्ज लीक होता है, और वो कांस्टेंट रेट से लीक होता है। तो अब हम क्या करेंगे? दोनों को डिवाइड कर देंगे, सेकंड बाई फर्स्ट कर लो। सेकंड बाई फर्स्ट करेंगे तो आएगा t साइन थीटा बाई t कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू k स्क्वायर कर ले रहे हैं इनको, q1 स्क्वायर बाई x स्क्वायर, ये होगा बाई mg हो गया। ठीक है, यहां से t कैंसिल हो गया, ये बचेगा tan ऑफ थीटा, ये सवाल बचेगा k इंटू q1 स्क्वायर बाई x स्क्वायर इंटू mg। अब यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो इनको ट्रांसपोज करेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा k q1 स्क्वायर अपान में mg इंटू tan ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा x स्क्वायर का जो हमारा वैल्यू मिला है वो कुछ इस तरह से मिला है। अब हमें यहाँ पर करना क्या है? देखिए, यहाँ पर k कांस्टेंट है, k यहाँ पर जो k यहाँ पर टर्म यूज किया गया है वो वही 1/4πε0 यही है k, ये कांस्टेंट है। तो हाँ, तो यहाँ पर k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट, tan थीटा वेरिएबल है। tan थीटा को हम देखते हैं इसमें रिजल्ट में, इस पे डायग्राम में क्या मिलता है। तो यहाँ स्टूडेंट थीटा जो होगा ना, अगर इस ट्रायंगल से tan थीटा निकाले तो tan थीटा बराबर कितना मिलेगा? परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा x/2 हो जाएगा और बेस हो जाएगा ये वाला। लेकिन अब इसकी लंबाई तो पता नहीं है, लंबाई यहाँ पर लेंथ जो दी है वो स्ट्रिंग की लेंथ दी है, तो यहाँ से इससे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए हम करेंगे क्या, यहां से करेंगे ऐसा, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल। अब अगर थीटा स्मॉल एंगल है तो थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या? tan थीटा। हालांकि tan थीटा का यहाँ पर हमें रेशियो या नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो वर्टिकल हाइट है ये वाली, ये हाइट यहाँ पर गिवन नहीं है, तो इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है? sin थीटा भी तो हो सकता है। क्यों? अब sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर यहाँ पर इसके लिए हो जाएगा ये x/2, अगर टोटल x है तो हाफ डिस्टेंस हो जाएगी x/2, ये परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेनस इनके लिए हो जाएगा ये, दैट इज l। तो देयरफॉर यहाँ से हमारा जो रिजल्ट आएगा, थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू x/2l, ये आ गया। तो अब tan थीटा की ये वैल्यू इसी वाले इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो हमें रिजल्ट मिलेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू k q1 स्क्वायर बाई, या q स्क्वायर की जो भी लिखिए, mg। ठीक है, इनटू tan थीटा की वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे x/2l। ठीक है, x/2l। तो यहां से हो जाएगा, देखिए x³ हो जाएगा, तो x³ इज इक्वल टू k q1 स्क्वायर बाई mg और अपान 2l इंटू 2l यहाँ लिख दे रहे हैं 2l। ठीक है, तो अब हमें निकालना है यहाँ पर, हाँ, dx बाई dt, तो लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग बाई ऑन बोथ साइड, इसे निकल लेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, वी गेट, तो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ dx बाई dt ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट हमको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर q का जो डिफरेंशिएशन होगा
ये मुश्किल होगा। और यहाँ पर हमें कह रहा जो चार्ज का लीकेज वो कांस्टेंट है, रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज वो कांस्टेंट, लगभग कांस्टेंट ही इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, x और चार्ज स्क्वायर q इनके बीच का रिलेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर ये mg कांस्टेंट है और 2l कांस्टेंट है और k कांस्टेंट है ही। तो therefore यहाँ से मिल गया ऐसा x क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर। यहाँ q1 को हम q मान ले रहे हैं या q1 स्क्वायर, ठीक है। तो therefore यहाँ से रिजल्ट आएगा q1 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x क्यूब आ गया। तो यहाँ से q1 प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हो जाएगा q1 इज इक्वल टू कांस्टेंट k इंटू x की पावर 3/2, ये मिल गया। अब यहाँ पर जो सवाल में दिया है वो dq/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्यों हो गई, ये बताएगा रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज है, ये होगा रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज, ये कांस्टेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अब इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा dq1/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट k है, ठीक है। इनका 3/2 x टू द पावर 3/2 - 1, ठीक है, सही है। ये हो गया कांस्टेंट लेफ्ट साइड में, कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट k 3/2, यहाँ पर x की और हाँ इंटू dx/dt भी रहेगा इसमें, इंटू x टू द पावर यहाँ मिलेगा माइनस कितना, सॉरी माइनस नहीं, x टू द पावर 1/2 ऑफ dx/dt, ये मिलेगा। अब ट्रांसपोज इधर कर लो, ये कांस्टेंट कांस्टेंट, ठीक है। ये आ गया 2/3 इज इक्वल टू dt, ठीक है। therefore dx/dt into root of x is equals to 2/3 into constant k। अब dx/dt जो स्टूडेंट यही वेलोसिटी है v is equals to 2/3 into 1/√x into constant k। तो यहाँ v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, x टू द पावर -1/2, ये इनका रिजल्ट होगा, ये इनका रिजल्ट। अब ये कौन सा ऑप्शन इसका है, पहला ऑप्शन है, जी वाला ऑप्शन है, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर का, इस टाइप का क्वेश्चन नीट एग्जाम में लगभग हर साल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमने इसको समझाने के लिए इतना लॉन्ग कर दिया, नहीं तो ये 4 लाइन में भी सॉल्व हो सकता है। बस क्या करेंगे, हम इनका कंपोनेंट निकाल के यहाँ फटाक से आ जाएंगे tan थीटा पर, और tan थीटा की वैल्यू हम tan थीटा की वैल्यू जब हम फाइंड करके यहाँ पुट कर देंगे तो x और q में एक रिलेशन बन जाएगा। यहाँ dq/dt जो है कांस्टेंट है, ये वाला कांस्टेंट है, रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज। जब ये कांस्टेंट है तो इसी कांस्टेंट से हमें अब चार्ज q और x के बीच का रिलेशन मिल जाएगा, और इसी माना dx/dt भी आ जाएगा। dx/dt जो होगा यही वेलोसिटी होगा। अब इसी का ये किस तरह से डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, अब हम इसे हम इनके फॉर्मूले से या इसी हम रिलेशन से फाइंड आसानी से कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नीट 2010 में आया हुआ है, 2010 वाले क्वेश्चन पेपर में है। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट से 2 पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज q। यहां पर 2 पॉजिटिव आयन की बात कर रहा है, दोनों पर चार्ज q है। आर सेपरेशन बाय अ डिस्टेंस d if capital F is the force of repulsion between the ions, then number of electron missing from each ion will be। तो स्टूडेंट यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर हमारे पास 2 चार्ज है, मान लेते चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, और दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज +q और पॉजिटिव चार्ज +q, दोनों सेम आइडेंटिकल है यहाँ पर, और दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। सवाल ये कह रहा है क्योंकि 2 पॉजिटिव आयंस है, आयंस का मतलब पॉजिटिव चार्ज, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल d है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब करें अगर इनके बीच का रिपल्सन फोर्स F है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, सवाल पूछ रहा है। देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी। तो ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर होगा इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू
F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q बाई डी स्क्वायर, ये होगा। अब सबको इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा F इंटू 4πε0 डी स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ हमारा रिजल्ट आएगा Q इज इक्वल टू आएगा, लिख सकते हैं रूट ऑफ कितना 4πε0 F इंटू डी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। वी नो दैट F इज इक्वल Q इज इक्वल टू एन ई, यहाँ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज इक्वल टू आएगा रूट ऑफ 4πε0 F इंटू डी स्क्वायर। यहाँ n नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन होगा, तो अगर हम n को फाइंड करेंगे तो n इज इक्वल टू आएगा रूट ऑफ 4πε0 F इंटू डी स्क्वायर बाई ई हो जाएगा। यहाँ पर कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं इनको n इज इक्वल टू, इनको रूट स्क्वायर रूट के अंदर में लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4πε0 F डी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी, ये इनका करेक्ट आंसर है। तो ये इनका आंसर है नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, टू पैरेलल इनफिनाइट लाइन चार्ज विद लिनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर एंड माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r, मतलब 2r डिस्टेंस पर सेपरेटेड है इन फ्री स्पेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन टू लाइन चार्जेस? तो यहाँ पर स्टूडेंट इनफिनाइट लेंथ की चार्ज लाइन दी है और दोनों के सेपरेशन 2r है और दोनों का जो लिनियर चार्ज डेंसिटी है, एक का प्लस लैम्डा है एक का माइनस लैम्डा है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मानेंगे एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, इनका जो चार्ज लिनियर चार्ज डेंसिटी इनका मान लीजिए प्लस लैम्डा, इनका मान लेंगे माइनस लैम्डा। ठीक है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 2r यहाँ मान रहा है। ठीक है, 2r होगा डिस्टेंस। अब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू होता है लिनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज इक्वल टू हम जानते हैं Q बाई L होता है, Q बाई L। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लिनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज कॉल्ड लैम्डा। तो यहाँ पर अब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मान लेंगे हम E1 है, ये वेक्टर E1 है। मान लीजिए वायर 1 है, ये वायर 2 है। अब दूसरा लिनियर चार्ज जो लाइन है, वायर है 2 हम मानेंगे, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मानेंगे वो E2 मानेंगे। ये नेगेटिव चार्ज है तो E2 भी टूवर्ड द चार्ज, टूवर्ड द लाइन 2 की तरफ में ट्रेंस होगी, ये होगा हमारा वेक्टर E2 होगा। अब स्टूडेंट E1 एंड E2 बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। E1 और E2 का फॉर्मूला आप जान, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर E1 और E2 ठीक है। अब हम यहाँ पर मानेंगे इनका मिड पॉइंट, यहाँ पर सवाल में क्या कह रहा है? मिड पॉइंट पर निकालना है इससे, एंड द मिडवे। तो यहाँ पर मिड पॉइंट को कंसीडर करेंगे, मान लेंगे ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा इस वायर से वो होगा r, और इस वायर से जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा? r होगा, क्योंकि बीच का टोटल डिस्टेंस 2r है। अब वी नो दैट क्या नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट चार्ज वायर E इज इक्वल टू 1/2πε0 लैम्डा बाई d या r, यहाँ सेपरेशन r है तो r, d है तो d, ये इनका फॉर्मूला होता है। तो अब हम चार्ज वायर 1 की वजह से अगर लिखेंगे तो आएगा E1 इज इक्वल टू 1/2πε0 लैम्डा बाई r, क्योंकि यहाँ चार्ज वायर 1 से पॉइंट O तक का, मिड पॉइंट तक का सेपरेशन r होगा, इसलिए इनको लिखेंगे। तो अब सिमिलरली हम E2 निकालेंगे ड्यू टू चार्ज वायर 2 की वजह से, तो हो जाएगा E2 इज इक्वल टू 1/2πε0 लैम्डा बाई r, सेकंड हो गया। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर लेंगे, तो E नेट बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। तो दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है तो जो लिख सकते हैं 2 इन टाइम्स ऑफ E1,
2 टाइम्स ऑफ E1 या E2, अब वैल्यू पुट कर देंगे तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, यही है ई नेट। 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से रिजल्ट आएगा ई नेट इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू आर, ये इनका फार्मूला बनेगा। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन डी, लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम इनका यूनिट होगा, ये होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 है, ये कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस -q एंड +q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस कैपिटल L। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड है, डाइपोल का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस -q एंड +q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ L as shown in figure। फिगर इनका यही बना दिया है, -q and +q separated by distance capital L। The magnitude of electric field intensity at a distance capital R where R is much greater than L varies as। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी एट अ डिस्टेंस कैपिटल R, और R कह रहा है वेरी ग्रेटर देन। तो स्टूडेंट यहाँ पर सवाल में ये नहीं दिया है कि ये डाइपोल की कौन सी कंडीशन को पूछना चाह रहा है, एक्सेल कंडीशन को, एक्सेल पोजीशन को, कि इक्वेटोरियल पोजीशन को, या एट एनी पार्टिकुलर पॉइंट पर। तो हम देखते हैं इनका, हालांकि तीनों कंडीशन इनको मेंशन कर दे रहे हैं। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये है +q, ये मान लेते हैं +q, ये डाइपोल है। इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पर जो इसमें कंसीडर किया है वो L को लिया है, इनके बीच का डिस्टेंस L हम लिखते हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर इनका जो फॉर्मूला होगा एक्सियल और इक्वेटोरियल का और एट एनी रैंडम पॉइंट या फिर एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, तो यहाँ पर इनका 3 केस बनता है। जैसे हम तीनों केस को मेंशन कर दें, पहला एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट आर थीटा, ये। अब इसमें पहला पॉइंट जो आर्बिट्रेरी पॉइंट आर थीटा है, इनका मतलब ये है, अगर हम डाइपोल इस तरह से मान लेते हैं -q +q है, बीच का डिस्टेंस सेपरेशन L यहाँ पर कंसीडर करेंगे, इनका मिड पॉइंट C होगा। तो हमारा जो एक्सटर्नल पॉइंट होगा वो किसी मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर किसी पार्टिकुलर पॉइंट P पर रखा होगा, और जो डाइपोल से थीटा एंगल पर स्थित होगा, रखा होगा। तो अब इस पॉइंट को हम कहेंगे आर थीटा एट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P रूट ऑफ P बाई R क्यूब रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा +1, ये फॉर्मूला होता है इस वाले केस का, जिसको हम कहते हैं आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो ठीक है, अब दूसरा कंडीशन होता है एक्सियल कंडीशन, एक्सियल पोजीशन। अब इसमें एक्सियल पोजीशन का मतलब होगा हमारा एक्सटर्नल पॉइंट डाइपोल के एक्सिस पर किसी पॉइंट पर लाई करेगा, यहाँ पर या फिर उस तरफ में। तो एक्सिस पर अगर लाई करेगा इस पॉइंट का, जो इनका मिड पॉइंट है, इनका जो डिस्टेंस है यहाँ से आर, हम इस कंडीशन में मानते हैं, इस डिस्टेंस को लेते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे एक्सियल पोजीशन, और इस एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आता है 2p/r क्यूब, ये फॉर्मूला इनका निकल करके आता है। लेकिन अगर हम इसी वाले आर्बिट्रेरी वाले फॉर्मूले से हम इनको निकाल सकते हैं, तो देखेंगे यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 रहेगा। थीटा जो है इस वाले फॉर्मूले में जब हम थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r क्यूब रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर 0, cos 0 की वैल्यू 1 प्लस में 1। यहाँ थीटा 0 क्यों है, क्योंकि देखिए अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट P को इनके एक्सिस पर कंसीडर कर ले रहे हैं, तो ये पॉइंट P जब यहाँ अगर आ गया तो अभी 0 थीटा एंगल बना रहा है। अगर इसी को हम थोड़ा इनको ले डाउन कर दें इस पे, तो कितना एंगल बना लिया, 0 एंगल बनाएगा, दैट मींस ये एक्सिस पर लाई करेगा। जो एक्सिस पर लाई करेगा तो एंगल क्या होगा, 0।
तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा, 3 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब। ठीक है, लेकिन एक्सियल पोजीशन में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r क्यूब के। अब एक और कंडीशन आता है इक्वेटोरियल कंडीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। अब स्टूडेंट ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन आता है ये डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर पर जब कोई पॉइंट P, एक्सटर्नल पॉइंट P यहाँ पर लाई करता है -q और ये +q, इनके बीच का सेपरेशन L इस वाले डाइपोल में कंसीडर किया गया तो हम L लिख रहे हैं। और यहाँ पर ये भी जो R है मच ग्रेटर देन L है। ये फॉर्मूले जो है, पहला फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला, तो ये सारे फॉर्मूले उसी कंडीशन के हैं जब शर्त ये होगी R मच ग्रेटर देन L का। तो ये कंडीशन जो होती है ये होती है इक्वेटोरियल कंडीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सटर्नल पॉइंट P यहाँ लाई करेगा तो इस कंडीशन में इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा, देखिए स्टूडेंट यहाँ थीटा इज इक्वल टू कितना बन रहा है 90 डिग्री। थीटा कितना बना 90। अगर हम इसी फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू 90 पुट कर देंगे तो E की क्या वैल्यू आएगी, तो E की वैल्यू आएगी देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब और cos 90 की वैल्यू 0 + 1 दैट मींस 1। तो यही फॉर्मूला इनका बन जाएगा। तो अब स्टूडेंट देखिए तीनों कंडीशन यहाँ पर मिल गया, पहला आर्बिट्रेरी पॉइंट का, दूसरा एक्सियल का, तीसरा इक्वेटोरियल पोजीशन का। बट तीनों में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r क्यूब के, यहाँ भी 1/r क्यूब के। तो सवाल का जो रिजल्ट इसमें होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये होगा 1/r क्यूब के। तो इस तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन नीट के 2022 के एग्जाम में आया हुआ है। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। ये हालो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। यहाँ पर एक हालो मेटालिक स्फीयर लिया है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट अ डिस्टेंस स्मॉल r। अब कह रहा है इसकी वजह से स्मॉल r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, उसका वेरिएशन किस तरह से होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा रहेगा तो 1 मिनट आप 1 सेकंड मतलब 10 विदिन 10 सेकंड में आप इसको टिक कर लेंगे, पहचान लेंगे विदिन 10 सेकंड में। कैसे, देखिए इसमें होता है इस टाइप का जो चार्ज स्फीयर वाला केस आता है, 2 टाइप का केस आता है, एक हालो का, एक स्फीयर का, एक मेटल का, एक नॉन मेटल का। तो जो हालो स्फेरिकल का केस आता है, हालो स्फेरिकल का, वो सेम मेटल के केस के जैसा ही होता है। मेटालिक स्फीयर, चार्ज मेटालिक स्फीयर एंड चार्ज हालो स्फीयर। अब एक और आएगा सॉलिड स्फीयर जो कि नॉन मेटल का होगा या इंसुलेटर का होगा, उसका अलग केस बन जाता है। हालांकि हम यहाँ हालो स्फीयर का देखते पहले, अगर हम यहाँ एक हालो स्फीयर लेते हैं, ये कौन सा यार, ये मान लेते हैं हमारा एक हालो स्फीयर है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, मानते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज प्लस क्यू है। अगर स्टूडेंट हालो स्फीयर है तो चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर ये मेटालिक का होता, कंडक्टर का होता, तब भी चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता, यूनिफॉर्मली होता। इसका सेंटर है, ये डिस्टेंस r, इनका रेडियस है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है हाँ कि पॉइंट r पर, अब पॉइंट r यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि ये पॉइंट r इनसाइड है या आउटसाइड है या सरफेस पर है, तो हम तीनों की चीज में सॉल्व कर लेते, देखते हैं। तो अगर ये हालो स्फीयर है तो इसके इन साइड में E बराबर क्या होगा, E बराबर 0 होगा। और आउट साइड में जो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा, देखिए यहाँ पर 3 केस बनेगा। पहला होगा E इन साइड में E क्या रहेगा 0, E एट द सरफेस, E एट द सरफेस पर जो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर बनेगा। और E आउट, E एक्सटर्नल पॉइंट है, E होगा इनका एक्सटर्नल पॉइंट का, एक्सटर्नल मतलब आउट ऑफ द सरफेस, बाहर, यहाँ पर जब पॉइंट P यहाँ पर लाई करे, इनके बीच का डिस्टेंस R रहेगा। तो इस पॉइंट पर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर के ये फॉर्मूला बनता है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इनके इन साइड में E 0 है, सरफेस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट P पर भी होगा।
तो अगर हम इनका ग्राफ थोड़ा समझ लें, तो ग्राफ से अगर हम समझ लें इनको, तो ई और आर का ये मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, और ये मान लेंगे एक्स एक्सिस को मान लेंगे एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस मान लेंगे ये डिनोट करेगा डिस्टेंस आर को डिनोट करेगा, वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करेगा। तो यहाँ पर इनके इन साइड में जब आर 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा 0, यहाँ पर ई रहेगा 0। और हाँ, यहाँ पर जब सरफेस पर हम आएंगे, सरफेस पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी तो हम इस ग्राफ को इस तरह से मान लेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन जाएगा, और सरफेस के बाद में यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन होगा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा। यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ होगा सरफेस तक का आर तक का, ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि ये एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। इसके ईच पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0 होगा, यहाँ एनी पॉइंट 0 होगा। पर जब सरफेस आर इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा तब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई वैल्यू आ जाएगी। बट इसके बाहर जब आगे बढ़ेंगे तो इनका जो वेरिएशन होगा वो इस तरह से होगा, जो डिपेंड करेगा r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल की। इनका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से। ये एक पैराबोला का ग्राफ होगा, पैराबोला कर्व होगा, ये ग्राफ इनका इस तरह से बनेगा, ये नेचर होगा इनका। सिमिलरली इनके लेफ्ट साइड में भी ग्राफ ऐसे बनेगा, लेफ्ट साइड में भी यहाँ से यहाँ तक 0 मान लेंगे, पूरा यहाँ से यहाँ तक 0 है ये पूरे, और पॉइंट सरफेस पर कोई ना कोई वैल्यू आएगी। यहाँ से जो इनका वेरिएशन होगा कुछ इस तरह से होगा पैराबोला। यहाँ भी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब स्टूडेंट देखिए, इनका सेंटर से लेके सरफेस तक का ई क्या है 0 है, सेंटर से लेकर के सरफेस तक का ई 0 है। सरफेस पे कोई ना कोई वैल्यू है, और सरफेस से आगे जाने पर ई की वैल्यू क्या है डिक्रीज होती चलेगी। जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी ई की वैल्यू उसी तरीके से डिक्रीज होती चली जाएगी पैराबोला के फॉर्म में। तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है डिक्रीज एस आर इंक्रीज फॉर आर लेस देन 0। मतलब ये कह रहा है आर लेस देन कैपिटल आर, सॉरी, अगर एक्सटर्नल पॉइंट भी इनके अंदर लाई करता है अंदर में, तो इस पॉइंट के लिए होगा आर लेस देन कैपिटल आर। तो इस कंडीशन में कह रहा है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस एस आर इंक्रीजेस, एकदम गलत है, 0 रहेगा वहां पर। दूसरा कह रहा है इंक्रीजेस एस आर इंक्रीजेस फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, कि कैपिटल आर के मतलब सरफेस के अंदर की बात कर रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा 0 होगा, ये भी गलत हो गया। तीसरा कह रहा है 0 एस आर इंक्रीजेस फॉर आर लेस देन आर, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, दैट मींस इन साइड में क्या होगा 0, वो कैपिटल आर तक 0 होगा। आगे की बात यहां तक तो सही है। आगे कह रहा है डिक्रीजेस एस आर इंक्रीजेस फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये सही पॉइंट। जब ये हम रेडियस से बाहर जाते हैं तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है डिक्रीज करता है, ये वाला ऑप्शन सही है इसके अकॉर्डिंग। अगला है 0 एस इंक्रीजेस फॉर आर लेस देन 0, यहां तक तो ठीक है, बट आगे की बात गलत कर दिया, इंक्रीजेस एस आर इंक्रीजेस, आर बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, ये भी एकदम क्या गलत जवाब है। तो इस तरह से हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। अब स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन भी आया था नीट 2019 वाले क्वेश्चन पेपर में इस तरह से। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड at an angle of 30 degree with an electric field of intensity 2 into 10 to the power 5 Newton per Coulomb. It experience a torque equal to the 4 Newton meter. अब कह रहे हैं कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन डाइपोल इफ द डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, देखते हैं इनको भी। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहां पर कह रहा है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है 30 डिग्री पर रखा गया है, निकालना हमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, टार्क लग रहा है, टार्क हम जानते हैं टार्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा लगा दो डायरेक्ट, और क्या टार्क की वैल्यू यहां पर गिवन है, टार्क की वैल्यू 4 है, यहां पर 4 रख दो, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू एल होता है, क्यू इंटू एल रख दो, और इंटू ई इंटू साइन थीटा दिया 30, बस यहां से निकाल देंगे, क्यू निकाल रहे हैं तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा 4 अपान में L E साइन 30 की वैल्यू 1/2, 4 इंटू 2 हो जाएगा, और L यहाँ पर गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2
इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10⁵। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा 2 कैंसिल, 2 जा 4, 2 बचेगा ऊपर, नीचे बचेगा 10⁻³ दैट इज 2 इंटू 10⁻³ Q इज इक्वल टू 2 मिली कूलम। तो स्टूडेंट यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला, ये सही हो गया। ये क्वेश्चन भी देखिए 2023 पिछले साल आया था। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम सीक्वेंस वाइज है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो आप 2 सेकंड में 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और आंसर ले आएंगे। मेन बात कॉन्सेप्ट की है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए तो सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q is placed at rest in a uniform electric field capital E, ठीक है, and then released, तब छोड़ देते हैं, the kinetic energy attained by the particle after moving a distance y, कह रहा y डिस्टेंस मूव करने के बाद में वो कितनी kinetic एनर्जी गेन करेगा वो निकालना है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं जब कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड करती है। अब उस इलेक्ट्रिक फोर्स के अप्लाइड होने की वजह से उसमें एक एक्सेलरेशन क्रिएट होता है जिससे वो आगे बढ़ता है और आगे जाएगा, मूव करेगा, कोई वेलोसिटी अटेंड करेगा और वेलोसिटी अटेंड करेगा तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। वही काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करनी है। तो देखते हैं यहाँ पर हमें, हाँ, जब उस पर रखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब पुट करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू लगेगा Q इंटू E लगेगा। तो F इज इक्वल टू होता है ma इज इक्वल टू Q इंटू E, यहाँ से एक्सेलरेशन A निकाल लीजिए, आएगा QE अपॉन में m, ये हो गया इनका एक्सेलरेशन हो गया। अब कितनी वेलोसिटी अटेंड करेगा y डिस्टेंस मूव करने के बाद में, तो यहाँ पर हमें v निकालना होगा। तो वी नो दैट s बाय द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर से, प्लस हाफ a t स्क्वायर से। तो यहाँ पर s u t अननोन है तो यहाँ पर इसको हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो हमें यहाँ निकालना है वेलोसिटी। थर्ड इक्वेशन लगा दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a s लगा दो थर्ड इक्वेशन। तो v यहाँ निकालना होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u0 क्योंकि रेस्ट से चला है, 2a एक्सेलरेशन है, a की वैल्यू आई QE अपॉन mi है और s यहाँ जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ये y का माना गया है, क्वेश्चन में गिवन है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2QE बाई m इंटू y। तो देयरफॉर अब काइनेटिक एनर्जी अटेंड बाय द चार्ज KE इज इक्वल टू होता है हाफ m v स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे तो आएगा हाफ m इंटू v स्क्वायर की वैल्यू आएगा 2QE y बाई m, ठीक है। 2 कैंसिल, mm कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी अटेंड बाय द इलेक्ट्रॉन KE इज इक्वल टू बचेगा रिजल्ट में QE इंटू y। तो ये वाला ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन नंबर ए है, ए वाला। स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन नीट का ही है, किस सेशन का है लिखना भूल गए हैं, बट ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q इज सिचुएटेड एट ए कॉर्नर ऑफ अ क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू ऑल द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब इज। अब ये कह रहा है एक हमारे पास क्यूब है और क्यूब के एक कॉर्नर पर चार्ज Q मान लीजिए कैपिटल Q यहाँ प्लेस्ड है। अब कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द 6 फेजेस, सभी फेजेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो इसमें अगर ये कॉर्नर पर रखा हुआ है तो सबसे पहले हम जो गाउस लॉ पढ़ते हैं, गाउस लॉ होता है फाई इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और यहाँ Q इनसाइड होता है, मतलब क्या नाम होता है इसका, होता है टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज सरफेस एंड इज इक्वल टू द 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है किसी भी क्लोज सरफेस से, उसके क्लोज सरफेस के इन साइड में जितना वॉल्यूम में जितना चार्ज होता है, क्लोज होता है, उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। तो यहाँ ये क्लोज्ड अभी नहीं है, ये आउटर में है, तो सबसे पहले वो इनको क्लोज करेंगे। अगर हम आइडेंटिकल क्यूब लेते हैं, मानते हैं, तो ये इसके ओवरऑल में 8 क्यूब, सिमेट्रिकल आइडेंटिकल क्यूब अगर रखेंगे तब जाके ये क्लोज्ड हो पाएगा।
जब हम 8, अगर हम इसके चारों तरफ में 8 आइडेंटिकल क्यूब रखते हैं, तब ये जो चार्ज क्यू है प्लस क्यू माइनस क्यू, तब वो इनक्लोज्ड हो जाएगा। इनक्लोज्ड दैट मीन्स अगर ये मान लेते हैं ये, अब इसमें इस क्यूब में 8 क्यूब हैं और 8 क्यूब में सेंटर में हमारा ये जो क्यू चार्ज है, अब क्यू ये वॉल्यूम में आ जाएगा। तो अब अगर 8 क्यूब के टोटल सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होगा। ये फाई इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द ऑल फेसेस ऑफ द क्यूब। अब इस क्यूब में 8 आइडेंटिकल क्यूब इस तरह से कंसीडर किए गए हैं। अब जब हम किसी एक क्यूब से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन करेंगे तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/8 नहीं हो जाएगा, 1/8 क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान में कैपिटल क्यू यहाँ है 8 एप्सिलॉन नॉट, ये कैपिटल क्यू है। तो ये इनका रिजल्ट आएगा। अब ये वाला आंसर है, बी वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट। अब इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 ये बहुत इजी है। ये कह रहा द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल R इज कैपिटल E। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट द डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज। अब स्टूडेंट्स ये सवाल कह रहा है कि एक हमारे पास कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, ये कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, और कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल का सेंटर है, ये रेडियस r है, और इससे ये कह रहा है 3r/2 मतलब डेढ़ गुना यहां पर समथिंग, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो E दे रहा है। अब कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके r/2 मतलब ये यहां पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यही तो होगा r/2। तो स्टूडेंट देखिए ये r/2 इस स्फेरिकल सेल के इन साइड में है और ये कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है। तो कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल या स्फेरिकल सेल के इन साइड का कोई भी पॉइंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ इनका जो ऑप्शन होगा, देखो ऑप्शन लिखना भूल गए हैं, इनका जो आंसर होगा क्या होगा, 0। आंसर होगा 0। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पर 10 PYQ कंप्लीट हो गए हैं। मैक्सवेल बैच का स्टार्ट हो चुका है और अब ये कंटिन्यू चलता रहेगा टिल द नीट एग्जाम, और एग्जाम तक के हम कोशिश करेंगे सारे यूनिट का PYQ लगभग 10, 20, 50 जितना 10, 20, 30 जितना पॉसिबल हो सकेगा हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है, अपना फोकस होकर पढ़ाई कीजिए और तैयारी कीजिए। जो भी डाउट क्वेश्चन हो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में दीजिए और हम सॉल्व करेंगे उसको। स्टूडेंट्स बस अब इस वाले पूरे के पूरे लेक्चर को आप अपने सारे फ्रेंड सर्कल में सबको बात सेंड कर दीजिए, सबके पास, जिससे सारे लोग इसको फायदा उठा सकें। टाइम देखिए, टाइम का इशू हमारे पास है, टाइम मिलता नहीं है, दिन भर स्कूल पढ़ाना है, फिर कोचिंग पढ़ाना है, BSc की क्लास पढ़ानी होती है, ओवरऑल पूरा टाइम स्पेंड हो जाता है, सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। बट फिर भी हम टाइम में से टाइम निकाल करके आपको यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं मैक्सवेल बैच का। मैक्सवेल नाम हमने रखा मैक्सवेल क्योंकि देखिए बहुत बड़े फिजिशियन थे। अब जब BSc में पढ़ेंगे तो मैक्सवेल का बहुत बड़े बड़े थियरी पाएंगे, और इंटरमीडिएट में भी मैक्सवेल का थियरी है जो आप EM वेब पढ़ते हैं वहां पर आता है। तो ये मैक्सवेल बैच है, मैक्सवेल बैच का मतलब है जीत की तैयारी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोग मेहनत से पढ़ाई करिए, तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। बस इतना ही है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार हैं, और अपने फ्रेंड को भी, फ्रेंड सर्कल में भी सबके पास भेजिए, जिससे सारे लोग सब्सक्राइब करें और सब लोग इसको पढ़ाई करें और इसका फायदा उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।